जिसको क्या कहा जाता है, पादप कोशिका। पादप कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका किसको कहते हैं कि वैसा कोशिका जो पादप यानी कि पौधा के शरीर का निर्माण करता है, उसको क्या कहा जाता है, पादप कोशिका या प्लांट सेल कहते हैं। तो जो हिंदी में लिखते होंगे वो सुन के लिख लेंगे। तो लिखिएगा, वैसा कोशिका जो पौधा के शरीर का निर्माण करता है, वैसा कोशिका जो पौधा के शरीर का निर्माण करता है, उसे पादप कोशिका कहा जाता है। वैसा कोशिका जो पौधा के शरीर का निर्माण करता है, उसे पादप कोशिका कहा जाता है। एक बार सभी को बतला भी दें, शेयर भी कर दे ताकि और भी बच्चे जुड़ सके, ठीक है। अब प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मूल संरचना देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिका का मूल संरचना। पादप कोशिका का मूल संरचना नोट करेंगे। जैसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम किसका देख लिए थे, एनिमल सेल का, इसी प्रकार से हम लोग प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, उसका फिर धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको आगे क्या करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, जैसे जंतु कोशिका एनिमल सेल अंडाकार आकृति का होता था, ओवल शेप का होता था, जो प्लांट सेल होता है वो हल्का रेक्टेंगुलर शेप का होता है। हल्का देखने में आपको कैसा प्रतीत होगा, आयताकार प्रतीत, ठीक है। और लेकिन प्लांट सेल में इसमें एक सबसे बाहरी एक और कवरिंग होता है, बाहरी आवरण होता है, इस प्रकार से। इस प्रकार से तो बताए थे कि जैसे आपको जंतु कोशिका में सबसे बाहर वाला जो परत था वो सेल मेम्ब्रेन था, पहले समझिएगा बाद में नोट डाउन कीजिए। कोशिका झिल्ली था, लेकिन पादप कोशिका में, प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहरी आवरण जो येलो कलर से दिखा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। देखिए, तो एक अंतर यही आ गया। आजकल बीपीएससी थोड़ा ना बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है कि एनिमल सेल का जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है बाबू, वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होता है, जबकि प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह क्या होता है, आपको सेल वॉल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बताए थे कि पादप कोशिका में के अंदर द्रवनुमा संरचना भरा रहता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा रहता है। इस द्रवनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, कल ही बताए थे, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, या इसी को किस नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। जो सब कुछ एनिमल सेल में जो था वो था ही, लेकिन एक अंतर यहां है कि जहां एनिमल सेल में जंतु कोशिका में न्यूक्लियस बीच में होता था और बड़ा होता था, इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो किनारे पर मौजूद होगा, इसमें जो केंद्रक होगा वो किनारे पर मौजूद होगा और छोटा होगा।
यहां पर केंद्रक जो है यह किनारे पर मौजूद है और क्या होगा, छोटा होगा। तो दो अंतर समझे। एक तो समझे कि प्लांट सेल का, पादप कोशिका का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो बाह्यतम आवरण है, इसको सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा हम लोग जाने कि जहां एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, और न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पर मौजूद होता है, साइड में मौजूद होता है, और इसका आकार कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से क्या होता है, छोटा होता है। तो मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्लांट सेल के बीच में क्या होगा, तब आखिर इस बीच में इतना स्पेस क्यों खाली है। तो यहां पर एक अलग से संरचना होता है जिसको वैक्यूल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वैक्यूल के नाम से जानते हैं, या इसी को रिक्तिका कहा जाता है, या रसधानी भी कहते हैं। बीपीएससी आपको 67वीं या 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि यह रिक्तिका का जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, इसका जो बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या कहते हैं। जनरली लोग सेल मेम्ब्रेन याद करके जाते हैं, सेल वॉल याद करके जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, रिक्तिका का झिल्ली, उसको हम क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पौधा में भी कोशिकांग होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन प्लांट में एक और ऑर्गेनेल होता है स्पेशल, जिसका नाम है प्लास्टिड, जो कि जंतु में सामान्यतः नहीं होता। यह क्या है, प्लास्टिड, जिसको क्या कहा जाता है, लवक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखा देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो लिखा देते हैं इसके बारे में। पहला तो क्या लिखेंगे, एक बेसिक अगर डिफरेंस देखें प्लांट सेल में, क्योंकि आजकल बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे रहा है पादप कोशिका, इधर हम क्या लिखे, एनिमल सेल, जिसको किस नाम से जानते हैं, जंतु कोशिका के नाम से। तो प्लांट सेल जो होता है आपको ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप, लगभग आयताकार आकृति का होता है, लगभग आयताकार आकृति का होता है। ठीक है, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल क्या है, ओवल इन शेप, अंडाकार आकृति का, अंडाकार आकृति का होता है। दूसरा, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है,
आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। बाह्यतम परत, या इसे भी लिख सकते हैं कोशिका भित्ति, बाह्यतम परत होता है, कोशिका भित्ति बाह्यतम परत होता है। इधर हमारा क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर इज, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बाह्यतम परत होता है, कोशिका झिल्ली बाह्यतम परत होता है, बाह्यतम परत होता है। नोट करिए, क्योंकि ये डिफरेंस पूछ देता है किसी भी क्वेश्चन को, हल्का में नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी फंसा सकता है। जो छूट गया सब लिखा दिया जाएगा भाई, मेन समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है, छोटा होता है और किनारे पर मौजूद होता है। न्यूक्लियस इज जनरली स्मॉल, केंद्रक सामान्यतः छोटा होता है, केंद्रक सामान्यतः छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस इज जनरली लार्ज, केंद्रक सामान्यतः बड़ा होता है, केंद्रक सामान्यतः बड़ा होता है। इसके अलावा हम बताएं न्यूक्लियस कहां पर मौजूद होता है, किनारे पर मौजूद होता है, तो लिखिएगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द साइड, केंद्रक किनारे पर मौजूद होता है, केंद्रक किनारे पर मौजूद होता है। इधर क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, इज प्रेजेंट एट द सेंटर, केंद्रक कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है, कोशिका के केंद्र में मौजूद होता है। इसके अलावा बताएं कि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, लवक पाया जाता है, तो प्लास्टिड इज प्रेजेंट, प्लास्टिड इज प्रेजेंट, लवक मौजूद होता है, लवक मौजूद होता है। इधर क्या लिखेंगे, प्लास्टिड इज जनरली एब्सेंट, प्लास्टिड इज जनरली एब्सेंट, लवक सामान्यतः अनुपस्थित होता है, लवक सामान्यतः अनुपस्थित
होता। सामान्यतः कहने का मतलब कुछ अपवाद हो सकता है, क्योंकि वायु को हम कल ही बतलाए थे, इसको अपवादों का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहा जाता है, कि इसका हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। जैसे हम बतलाए थे कि प्लांट जो है वह भोजन बना सकता है, ठीक है, लेकिन मूव नहीं कर सकता है। एनिमल जो है वो मूव तो कर सकता है लेकिन भोजन नहीं बना सकता है। तो एक जीव आ गया युगलीना। युगलीना क्या कर सकता था कि पौधा की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकता था, भोजन बना सकता था, लेकिन एनिमल की तरह घूम भी सकता था। तो वैज्ञानिक बड़ा कंफ्यूज हो गया कि इसको किस में रखे, प्लांट में रखे कि एनिमल में रखे, क्योंकि प्लांट की तरह यह फोटोसिंथेसिस कर ले रहा था और एनिमल की तरह चल भी ले रहा था। बाद में इसको कनेक्टिंग लिंक में रख दिया गया। तो एक क्वेश्चन पूछता भी है कि पौधा और जंतु के बीच का जोड़ने वाला कड़ी कौन है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कौन है, तो वह क्या है, युगलीना। तो उम्मीद करते हैं यह डिफरेंस समझ गए होंगे। लगेगा कि ये बेसिक है, बड़ा आसान है, लेकिन बीपीएससी आजकल थोड़ा यॉर्कर गूगली फेंक दे रहा है, खासकर सेल वॉल वाला ना, पता नहीं उसको क्या प्रेम है इस क्वेश्चन से, बार बार पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि अंतर स्पष्ट करता है। अब दे देगा सेल वॉल की मौजूदगी, प्लास्टिक की मौजूदगी, इस प्रकार से 4 ऑप्शन क्या करता है, बना देता है। अब बात सेल वॉल से करते हैं तो समझ जाइएगा कि प्लांट का जो सेल वॉल है वह किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। यानी कि हमेशा जो भी पौधा होगा उसका जो सेल वॉल होना चाहिए वो सेलुलोज का बना होना चाहिए। तो क्या है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज, यानी कि पौधा का कोशिका भित्ति, पौधा का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होता, सेल्यूलोज से निर्मित होता। अब कहिएगा सर को क्या हो गया, तो बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज का बना हुआ है। बेसिक तो सब जानता है, इतना आप लोग भी जानते हैं। ये लाइन लिखाने का जरूरत इसलिए पड़ा कि साइंटिस्ट के लिए भी एक दुविधा आ गया। आप मशरूम देखे होंगे, फंजाई देखे होंगे, फंजाई में इस प्रकार से जड़ है, ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टेम है और इस प्रकार से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कई वर्षों तक साइंटिस्ट जो है इस फंजाई को क्या मानते थे, इस कवक को पौधा के श्रेणी में रखे हुए थे। उनका मानना था कि जो फंजाई है वो प्लांट ही ग्रुप में है। बाद में जब फंजाई के सेल वॉल को देखा गया, इसके कोशिका भित्ति को देखा गया, तो इसका कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बना हुआ, तो इसका कोशिका की भित्ति किसका बना हुआ था, चिटिन से। ये भी बीपीएससी कई दफा क्वेश्चन पूछा है। तो कवक का जो कोशिका भित्ति है वो चिटिन से बना हुआ है, ठीक है। तो बाद में कवक को, फंजाई को क्या किया गया, प्लांट किंगडम से हटा दिया गया, पादप जगत से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा, अगर जिसका सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है उसको हम किस में रख सकते हैं, प्लांट किंगडम में, पादप जगत में रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, सेल वॉल की ही अगर बात किया जाए, कोशिका भित्ति की ही हम बात करें, कोशिका भित्ति की ही बात करें, तो अलग अलग जीव में कोशिका भित्ति अलग अलग यौगिकों से, कंपाउंड से निर्मित होता है। जैसे अगर हम प्लांट सेल का, पादप कोशिका का कोशिका भित्ति देखें तो अभी जस्ट लिखाएं कि प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वह किसका बना होता है, तो यह सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट बतलाएं कि अगर कवक है, फंजाई है, तो कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का, या चिटिन आप लोग पढ़ते हैं, चिटिन से बना होता है। अगर बैक्टीरिया की बात करें हम लोग, ठीक है, या प्रोकैरियोट्स की बात करें, इसमें जीवाणु की बात करें, तो बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है यह किसका बना होता है, तो ये आपका म्यूरिन का बना होता है,
तो ऐसा इस महज सेल वॉल कह लेने से काम नहीं चलेगा, ये देख लेना है कि सेल वॉल बना किसका। तो आपको दे देगा कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, पौधा के कोशिका भित्ति का क्या अभिलक्षण होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, द सेल वॉल ऑफ प्लांट शुड बी मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर सेल वॉल सेलुलोज का बना है तो हम यह विचार कर सकते हैं कि यह प्रजाति किसमें होना चाहिए, प्लांट में होना चाहिए, पादप जगत में होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है तो यस लिखेंगे बाबू, अगर नहीं आ रहा है तो डाउट पूछेंगे क्या है। ज्यादा से ज्यादा दोस्त मित्र को अरोमा क्लासेस ऐप के बारे में बतलाइए। जो बच्चे इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। ये कोर्स पूरा आपको मात्र 1000 रुपया में भी मिल रहा है, 1000 में। इसमें खासियत क्या है कि अभी जैसे हम क्लास कर दिए तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो विद इन 15 मिनट्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। आपको 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको एहसास हो रहा है कि सर जो प्लांट सेल पढ़ाए थे उसमें हम भूल रहे हैं, उसके रिवीजन की जरूरत है। तो आप सीधे इस रिकॉर्डेड वीडियो पर आप क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे और यहां से क्या कर सकते हैं, प्लांट सेल का फिर से देख सकते हैं। आपको हजारों बार देखने का मन हो देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर डाउट होता हो तो आप वहां पर ऐप पे इंस्टेंट आप मैसेज करेंगे, उसका जवाब मिल जाएगा। तो ये विशेषता है। तो 1000 रुपया हम हमेशा से कहते हैं, आप कोई भी कपड़ा खरीदिए 1000 में अच्छा कपड़ा नहीं आएगा, लेकिन एक बेहतरीन कोर्स जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। अब यहां पे एक शब्द आया, वो था प्लास्टिड, जिसको लवक कहते हैं। प्लास्टिड जिसको क्या कहा जाता है, लवक। अब लवक क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है। तो पौधा का अगर देखिएगा तो पौधा का अलग अलग पार्ट अलग अलग रंगों का दिखता है। जैसे आप पत्ती को देख लीजिए, लीफ जो है हरा रंग का दिखता है। फूल देखिए तो कोई लाल फूल है, कोई पीला फूल है, कोई नीला फूल है ना, अलग अलग रंगों का दिखता है। अगर हम जड़ को देखें तो या तो भूरा दिखता है, ब्राउन दिखता है, या उजला दिखता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो शरीर का रंग है, या तो गोरा होंगे नहीं तो काले होंगे, या तो बहुत ज्यादा गोरे होंगे या बहुत ज्यादा काले होंगे, या बीच के होंगे, ना तो ज्यादा गोरे होंगे ना ज्यादा काले, व्हीटिश जिसको गेहुआ रंग कहते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन आप जो फूल है इसमें तो अलग अलग रंग होता है। तो वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है, लवक कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। अगर ये सब्सटेंस हमारे शरीर में मौजूद होता तो कोई लाल रंग का होता, कोई पीला रंग का होता, कोई नीला रंग का होता। आज जो हम लोग विवाह के लिए कोई लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, ये तो बड़ा गलत कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तब होना चाहिए जब शरीर में प्लास्टिड होता, तब कोई लड़की नीली रंग की होती, कोई लड़का पीला रंग का होता, कोई लड़की लाल रंग की होती, तब ना देखने जाते। तब आके माँ को कहते नहीं लड़की लाल रंग की है, लड़की ब्लू रंग की है। भाई अभी क्या लड़की लड़का को देखना, या तो थोड़ा ज्यादा गोरा होगा नहीं तो थोड़ा कम गोरा होगा, बस यही अंतर होगा ना। पीला लाल ब्लू तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप सोचते अगर प्लास्टिड होता तब फिर आधार कार्ड बनाने में कितना दिक्कत आता, ठीक है। थोड़ा पहचान में, लेकिन हमको लगता है तब आप लोग को भी कहते कि भाई कौन सर हैं, तो नीला रंग वाले सर जो हैं वही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इंडिकेशन देने की भी जरूरत नहीं होती। तो वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है, लवक कहा जाता है। तो लिखिएगा, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो सुन के लिख लेंगे। लिखिएगा वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है, वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसे लवक कहा जाता है। वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसे लवक कहा जाता है। तो प्लांट्स में जनरली क्या होता है, आपको प्लास्टिड मौजूद होता है जो क्या प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक है। लाल हरा ब्लू, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाबू पूछता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश जी। अच्छा लगता है जब उस प्लेटफॉर्म से बच्चे लोग आते हैं, खासकर आजकल तो रिकॉर्डेड देख के आ रहे हैं। तो रिकॉर्डेड, एक मिनट का कॉल है, रिकॉर्डेड देख के आते हैं और यहाँ जुड़ते हैं।
तो अच्छा लगता है क्योंकि एक अटैचमेंट तो वहां से था ही, वहां के बच्चों से विशेषकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। तो चलिए मिलके फिर इस प्लेटफॉर्म पे भी उसी तरह धमाल मचाना है। तो क्या है, उसको क्या कहा जाता है? प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड हमारा 3 प्रकार का होता है। लवक जो है ये हमारा 3 प्रकार का। हालांकि एनसीईआरटी सब पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी में 2 ही प्रकार लिखता है। क्यों लिखता है वो चीज हम बता देते हैं। प्लास्टिड जो है ये 3 प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहा जाता है हरित लवक। हरित लवक। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्ण लवक कहते हैं। और तीसरा जो होता है इसको है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जिसको श्वेत लवक या सीधे इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। समझाते हैं ये क्या है, इसको पहले नोट कीजिए। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट क्या है? देखिए, क्लॉर शब्द जहां भी लगा रहे बाबू, क्लॉर मतलब होता है हरा। जहां भी क्लॉर शब्द लगा रहे, क्लॉर मतलब क्या होता है? हरा। यानी कि वैसा लवक जो हरा रंग प्रदान करे उसको क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। जैसे ग्रीन लीव्स है, हरी पत्तियां हैं, तना है, वहां सब पर क्या मौजूद होगा? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो पत्ती जो है वो हरा रंग किस प्रकार, किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग दिखता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमा मतलब होता है कलर, यानी कि रंग। कल भी हम चर्चा किए थे क्रोमोजोम में। क्रोमा मतलब क्या होता है? रंग। हरा रंग के अलावा कोई भी रंग प्रदान किया जाए तो वह किसके द्वारा होता है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। जैसे फूल लाल रंग का है, पीला रंग का है, ब्लू रंग का है, तो किसके मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। हालांकि एनसीईआरटी जो है वो क्लोरोप्लास्ट को भी किसके अंदर रख देता है? क्रोमोप्लास्ट में ही। रीजन, हरा भी तो क्या है? एक रंग ही है ना, इसलिए उसको रख देता है। तो अगर एनसीईआरटी से चले तो 2 ही है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट, यानी कि श्वेत। ल्यूको मतलब क्या होता है? व्हाइट। यानी कि यह क्या होता है? जहां कलरलेस पार्ट है, जहां कोई रंग मौजूद ना हो, वहां पर क्या मौजूद होगा? ल्यूकोप्लास्ट। जनरली जो जड़ है, पौधा का जो रूट है, जड़ है, उसमें क्या मौजूद होगा? ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होगा। अब चूंकि इसमें कोई रंग नहीं है तो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछे हुए है टीचर वाले ने। यह मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? भंडारण के लिए। यानी कि इसका काम है या तो भोजन को भंडारित करके रखेगा, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, प्रोटीन को भंडारित करके रख सकता है, फैट को भंडारित करके रख सकता है। तो ये टीचर बीपीएससी तैयारी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लवक है जिसका मुख्य काम भंडारण है, यानी कि कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो स्टोरेज करता है? तो हमारा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। तो पहले बेसिक इसको लिखते हैं, इसके बाद फिर सबका डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं? लिखा देते। एकदम हर चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ा देंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सब जगह होता है ना कि आप क्लास करने के बाद भी बुक में परेशान है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं। अरे भैया, आप पैसा टीचर को दे दिए, उसके बावजूद भी खुद किताब पढ़ रहे हैं, समय आपका लग ही रहा है, तो टीचर को पैसा देने का क्या फायदा? अगर हम किसी मजदूर को रख रहे हैं ईंटा ढोने के लिए, 400 रुपया पर डे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम भी माथा पर लेकर ईंटा धो रहे हैं, तो 400 क्यों दिए? दिन भर में हम ही धो लेते। बस रेगुलर रहना। तो लिखते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो छात्र हैं, दोस्त हैं, उनको जरूर बतलाइए। गरीब टीचर हैं, ठीक है, तो हमको भी आर्थिक सहायता मिल जाएगी। लिखिएगा, वैसा लवक जो हरा रंग प्रदान करता है, वैसा लवक जो हरा रंग प्रदान करता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। वैसा लवक जो हरा रंग प्रदान करता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है।
यह सामान्यतः पौधा के हरे भागों में, यह सामान्यतः पौधा के हरे भागों में मौजूद होता है। यह सामान्यतः पौधा के हरे भागों में मौजूद होता है। ये तो बेसिक है, ये तो ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि ग्रीन पार्ट्स में क्या मौजूद होता है, तो क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। लिखिएगा, वैसा लवक जो अन्य रंग प्रदान करता है, वैसा लवक जो अन्य रंग प्रदान करता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। वैसा लवक जो अन्य रंग प्रदान करता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। देखिए, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लास्टिड है जो पॉलिनेशन में, परागन में मदद करता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, कीड़ा को आकर्षित करना है, बर्ड्स को, पक्षी को अट्रैक्ट करना है। तो पक्षी या कीड़ा को अट्रैक्ट करने के लिए जो फूल का रंग होना चाहिए वो डिफरेंट कलर का होना चाहिए, है ना। तो उसमें किसका सबसे बड़ा योगदान हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट का योगदान हो जाएगा। तो अपना भी लॉजिक लगा लेना है कि क्या पूछता है। हम हमेशा कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं अर्जुन को तीर चलाना सिखाया, लेकिन किस राक्षस के और किस दुश्मन के विरुद्ध कौन सा तीर चलाना है वो अर्जुन अपने विवेक से निकाले थे। वही है कि हम हर सब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट बतला देंगे, किस कंसेप्ट का कहां यूज करना है वो आपको अपने विवेक पे करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ा दिए कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंग देता है, पुष्प में रंग प्रदान करता है। अब क्वेश्चन यूं दे कि पॉलिनेशन में किस प्लास्टिड का रोल होता है, तो अपना दिमाग लगा लीजिएगा कि पॉलिनेशन में पक्षी या कीट जो है वो आकर्षित किसके कारण होगा, तो ड्यू टू द कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प के रंग के कारण। और पुष्प में रंग किसके कारण होगा, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो वहां टिक लगा देना। लेकिन ये लॉजिक तभी लगता है ना बाबू, जब आप एग्जामिनेशन में बहुत कूल है, एकदम कूल और कंपोज्ड है, तभी लॉजिक काम करेगा। बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम के नाम पे डर जाते हैं, हाथ पांव से पसीना आने लगता है, घबरा जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। एग्जाम में तो यहां तक सोचने लगते हैं कि ये एग्जाम नहीं निकला तो फिर आगे शादी नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से घबरा के क्या होता है, अपना लॉजिक ही नहीं लगा पाते, जिसके कारण क्या होता है, चला जाता है। वही एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं, जब प्रेशर कम होता है तो अचानक से सब कुछ याद आने लगता है, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, ये लिखिए, यह सामान्यता पुष्प में, यह सामान्यता पुष्प में मौजूद होता है। यह सामान्यता पुष्प में मौजूद होता है। लिखिएगा, वैसा लवक जो पौधा के रंगहीन हिस्सा में, वैसा लवक जो पौधा के रंगहीन हिस्सा में मौजूद होता है, वैसा लवक जो पौधा के रंगहीन हिस्सा में मौजूद होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वैसा लवक जो पौधा के रंगहीन हिस्सा में मौजूद होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। लिखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट भंडारण से संबंधित होता है। ल्यूकोप्लास्ट भंडारण से संबंधित होता है। ल्यूकोप्लास्ट भंडारण से संबंधित होता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए।
इसको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है कर लीजिए, ये क्वेश्चन फंसा सकता है। अब आगे आते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का संरचना, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए समझते हैं बाबू, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी दो बाउंड्री होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या बताए थे ना, घेरा। जहां भी कोई भी ऑर्गेनेल का बाउंड्री होगा उसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इसमें भी दो मेम्ब्रेन होता है, दो घेरा होता है। एक को हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहा जाए तो आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। और बाहर वाला जो होता है इसको क्या कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा हो गया बाह्य झिल्ली। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इसमें एक प्लेट नुमा संरचना होता है इस प्रकार से, और यही प्लेट नुमा संरचना एक के ऊपर दूसरा क्या रहता है, ढेर रहता है इस प्रकार से। यहां भी इस प्रकार से प्लेट नुमा संरचना है, एक के ऊपर दूसरा प्लेट क्या है, स्टॉक्ड है, एकत्रित। तो इसमें एक जो प्लेट नुमा संरचना होता है इसको थैलाक्वाइड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलाक्वाइड के नाम से जानते हैं। जिसमें बाबू थैला मतलब होता है सैक, यानी कि झोला। क्योंकि यह क्या है, खोखला होता है, इसलिए इसके लिए क्या कहा गया, थैलाक्वाइड। ठीक है। इसके अंदर द्रव नुमा संरचना, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, मौजूद। लगेगा कि द्रव भरा हुआ है। इस द्रव नुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इस द्रव नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। और देखिए जो प्लेट का ढेर है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा जो प्लेट है, इस प्लेट के ढेर को क्या कहा जाता है, ग्राना कहा जाता है। इस प्लेट के ढेर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राना। देखिए एक प्लेट है तो इसको थैलाक्वाइड, प्लेट का ढेर है तो इसको क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। अब दो ग्राना एक दूसरे से इस प्रकार से धागा नुमा संरचना से जुड़ा रहता है, इसको कहा जाता है इंटर ग्रैनर लैमिली, इंटर ग्रैनर लैमिली, या इसी को कहा जाता है फेट मेम्ब्रेन, फेट झिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसको बनाइए पहले, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए तो थोड़ा।
यहां तक नोट कर लिए? यहां तक नोट कर लिए? एक बार कमेंट करके बताएंगे नोट हो गया सबका? चलिए, तो इसके बारे में लिखा देते हैं हम लोग। लिखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्ली मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्ली मौजूद होता है, यानी कि आंतरिक झिल्ली, यानी कि आंतरिक झिल्ली तथा बाह्य झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट में दो झिल्ली मौजूद होता है, यानी कि आंतरिक झिल्ली तथा बाह्य झिल्ली। लिखिएगा, एक प्लेट नुमा संरचना, एक प्लेट नुमा संरचना जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है। एक प्लेट नुमा संरचना जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है, उसे थैलाक्वाइड कहा जाता है। एक प्लेट नुमा संरचना जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है, उसे थैलाक्वाइड कहा जाता है। थैलाक्वाइड के ढेर को, थैलाक्वाइड के ढेर को ग्राना कहा जाता है। थैलाक्वाइड के ढेर को ग्राना कहा जाता है। ठीक है, लिखिएगा, द्रवनुमा संरचना, द्रवनुमा संरचना जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है। द्रवनुमा संरचना जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है, उसे ग्राना कहा जाता है। द्रवनुमा संरचना जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है, माफी चाहते हैं, उसे एस्ट्रोमा कहा जाता है। उसे एस्ट्रोमा कहा जाता है। लिखिएगा, दो ग्राना, दो ग्राना एक दूसरे से, दो ग्राना एक दूसरे से फ्रेट झिल्ली के द्वारा, दो ग्राना एक दूसरे से फ्रेट झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है। फ्रेट झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है। अब आगे पढ़ाएंगे हम लोग जब फोटोसिंथेसिस, तो जनरली फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का भी दो स्टेज। फोटोसिंथेसिस भी दो चरणों में होता है, 2 स्टेप्स में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है यह दो चरणों में होता है। एक पढ़ाएंगे लाइट फेज और दूसरा क्या पढ़ाएंगे, डार्क फेज। यानी कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेज में होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज जो है, लाइट रिएक्शन जो है वो किस में होता है? तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कहां पर होगा? ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में।
और फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है ये कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये सिर्फ हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो वहां पर डायरेक्ट हम लिखाएंगे कि डार्क रिएक्शन अकर्स इन ग्राना स्ट्रोमा, यानी कि डार्क रिएक्शन कहां पर होता है, स्ट्रोमा में होता है, और लाइट रिएक्शन सीधे लिखाएंगे कि कहां पर होता है, ग्राना में। तो वहां पे आप लोग का रिवीजन रहना चाहिए कि ग्राना या स्ट्रोमा होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक। अब देखिए इसी क्लोरोप्लास्ट में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक बच्चे से पूछ दिए थे कि बताइए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या अंतर है। ठीक है, हरित लवक और हरित वर्णक में क्या अंतर है, तो नहीं बता पाए। तो देखिए इसी क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बनिक अणु होते हैं, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यदि आपसे कोई दे दे क्वेश्चन कि क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिख ही देते हैं यहां पर, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एक कार्बनिक अणु है जो कहां पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसके बारे में पूरा डिटेल एक क्लास ही लेंगे हम कभी आगे। लिखिए यह एक कार्बनिक अणु है, यह एक कार्बनिक अणु है जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। यह एक कार्बनिक अणु है जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है तथा प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यह एक कार्बनिक अणु है जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है तथा प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और क्लोरोफिल में पूछ देगा कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा मेटल है, तो आगे पढ़ाएंगे, वैसे यहाँ चर्चा में लिख लीजिए मैग्नीशियम जो है यह पाया जाता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में फिर मिलते हैं। जो भी बच्चे इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाए। 1000 आप एक पिज्जा मत खाइए, 1 महीना चिकन मत खाइए, लेकिन इस कोर्स को जरूर ले लीजिए, आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। चाहे आप 71वीं दे लीजिए, 72वीं दे लीजिए, 73वीं दे लीजिए, क्लोरोप्लास्ट का तो फैक्ट नहीं ना चेंज होगा। चाहे आप 80वां बीपीएससी दे लीजिए, वो तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर चेंज होता है। इसके अलावा इस साल जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे एएसओ हो गया, चाहे एडीईओ का हो रहा, सब में ये कोर्स काम आ जाएगा। तो आज ही जुड़ जाए, क्योंकि फी हम बढ़ा देंगे फिर। तो जल्द से जल्द आपके जो दोस्त मित्र कोई हो उनको भी इस कोर्स का जानकारी दे। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी क्लास में 7 बजे डेली। और भी एक क्लास हम लोग लेके आएंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।